स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इजी एक्सप्लोर फार्मा पर। आज हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स का थर्ड वीडियो लेक्चर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप लोग वहां से भी दे सकते हैं। सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बायो अवेलेबिलिटी को एक्सप्लेन करके पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे। तो देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स का मेन एम था कि व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग। जो भी ड्रग हम लोगों ने लिया है उस पे हमारा बॉडी क्या इफेक्ट कराएगी, दैट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोगों का 4 पार्ट था, दैट इज ADME, जहां हम लोगों ने एब्सॉर्प्शन को कवर कर लिया है फर्स्ट में, जिसमें हम लोग बायो अवेलेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ये सबको कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में फोकस करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग को लिए हैं तो सबसे पहले वो बॉडी में जाके क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, हमारे साइट ऑफ एक्शन। नॉट सिर्फ हमारे साइट ऑफ एक्शन में नहीं जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, किसी भी ब्लड को अगर हम लोगों ने लिया है, सपोज नॉट ब्लड को, ड्रग को हम लोगों ने लिया है, ड्रग हमारे बॉडी में जैसे ही गया सबसे पहले इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर एसिडिक है तो एसिडिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज स्टमक। और अगर बेसिक है तो बेसिक इन्वायरमेंट में होगा, दैट इज इन द इंटेस्टाइन। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब अगर ये ड्रग, ये सेल है, यहाँ से सपोज एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होना भी ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ ड्रग हमारे साइट ऑफ एक्शन जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ पे जाएगा। कुछ ड्रग जो है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाएगी, जिसको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग कहते हैं। कुछ ड्रग जो होगी हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए चली जाएगी और कुछ ड्रग जो है फ्री फॉर्म में रह जाएगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी किसी भी ड्रग को हम लोगों ने लिया है तो ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारी ड्रग एक साथ हमारे साइट ऑफ एक्शन में चली जाएगी या फिर वो सारी ड्रग एक साथ हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ड्रग लेने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद कुछ ड्रग वहाँ से अपने साइट ऑफ एक्शन में जाएगी जहाँ उनको जाना है। कुछ ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी, कुछ ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी और कुछ ड्रग फ्री फॉर्म में रह जाएगी और कुछ ड्रग हमारे टिश्यूज में जाएंगी और अदर ऑर्गन्स में भी जाएंगी। तो इस तरह से हमारा बेसिकली में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम लोग आइए इसका बेसिक फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट कीजिए। आफ्टर ड्रग reaches into the blood circulation, it may be distributed to various tissues and organs. ड्रग को लेने के बाद जैसे ही ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जाती है वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बहुत सारे टिश्यूज में और ऑर्गन्स में, अपने साइट ऑफ एक्शन में जहाँ उनको जाना है। ठीक है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या हम लोग जितना ड्रग लेते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारा ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर कुछ नहीं होता है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर से डिटरमाइन करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यही बताएगा कि लिए गए ड्रग का कितना ड्रग कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, कितना ड्रग नहीं है। तो आइए इसको समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी कहने का मतलब कितना अमाउंट में ड्रग हम लोगों ने लिया है उसका कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। सपोज हम लोगों ने 500 mg की ड्रग ली, उस ड्रग का 10% और 10 हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा में है तो हम ये कहेंगे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 50 है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए
कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे टिश्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब मोर वॉल्यूम ऑफ ड्रग, मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन द टिश्यूज। और एक बात और, ये नोट पॉइंट में करके इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी ड्रग बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होती है, ये तो सबको पता है, किसी भी ड्रग को एब्जॉर्प्शन होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए उसका लिपोफिलिक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ अनआयोनाइज होना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ड्रग जब तक अनआयोनाइज नहीं होगा, लिपोफिलिक नेचर का नहीं होगा, वो प्लाज्मा को क्रॉस नहीं कर सकता है और वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा लिपोफिलिसिटी का ड्रग होगा उतना ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब मोर लिपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग विल शोज हायर डिस्ट्रीब्यूशन रेट इन आवर बॉडी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए यहीं पे याद हो जाना चाहिए, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेट इन आवर बॉडी। फर्स्ट है हमारा लिपिड। ये हम लोगों ने अभी जस्ट नोट पॉइंट में पढ़ा था, कोई भी ड्रग जितना ज़्यादा लिपिड होगा, लिपोफिलिक होगा, उतना ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ज़्यादा तेज़ी से बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ ब्लड ब्रेन बैरियर की बात नहीं हो रही है, बाकी जितने भी बैरियर किसी भी ड्रग को क्रॉस करने के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा बैरियर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। तो जो भी ड्रग ज़्यादा हाईली लिपोफिलिक होगा उसकी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रेट होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा आयोनाइजेशन। ये तो अभी हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन वाले वीडियो में ज़्यादा इन्हेंस करके इसको स्टडी किया था कि कोई भी ड्रग जितना ज़्यादा आयोनाइज्ड होगी मतलब उसका एब्जॉर्प्शन रेट घट जाएगा, और अगर उसका एब्जॉर्प्शन रेट ही घट गया है मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कोई भी ड्रग इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है अगर वो आयोनाइज्ड है तो डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन अगर वही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से बात करें तो कोई भी अनआयोनाइज्ड ड्रग डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब कोई भी ड्रग अगर हाईली अनआयोनाइज्ड है मतलब उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए इस पॉइंट को, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को हम लोग आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि कोई भी ड्रग जितना ज़्यादा बाइंड होगा प्लाज्मा से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की रेट और डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही कम होगी। और एक एग्जाम्पल से भी यहाँ आप समझ सकते हैं। सपोज एक ड्रग है, ये ड्रग क्या हुआ है, किसी प्रोटीन से बाइंड हो गया, मतलब अब ये ड्रग का कैसा हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड ड्रग, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। ये कैसा हो गया, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। मतलब आप किसी फ्रेंड के घर में गए और उस फ्रेंड, आप घूमना चाहते थे उस फ्रेंड के सारे रूम में, लेकिन उस फ्रेंड ने आपको एक जगह पे एक सीट पे बैठा दिया और बोला कि तुम यहीं रहो मैं आऊँगा। मतलब क्या हुआ कि वो आपके घूमने की रेट को रोक रहा था। वही यहाँ पे भी होगा, ये जो प्रोटीन है इस ड्रग के सर्कुलेशन के रेट को रोक लेगा और अपने पास लेके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग होगा उतना कम उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट होगा। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो। जिस भी ऑर्गन में ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उस ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन रेट ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से हमारा सर्कुलेशन होगा ब्लड का उतनी ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रेट होगा। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, दैट इज़ फैट। जितना ज़्यादा कोई ड्रग फैटी होगा मतलब क्या, वो लिपोफिलिक होगा, और जितना ज़्यादा लिपोफिलिक होगा उतना ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारा आता है एफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यू। एक ड्रग है, सपोज एक ड्रग है, इसकी ये एफिनिटी है कि ये 3 रिसेप्टर से बाउंड हो सकता है, दैट इज रिसेप्टर 1, 2 एंड 3।
और एक ड्रग है जिसकी एफिनिटी बस इतनी ही है कि बस वो इस रिसेप्टर से ही बाउंड हो सकता है। तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ये बहुत तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा क्योंकि इसके रिसेप्टर हमारे बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाले ड्रग जिसके रिसेप्टर कम है। तो इस केस में भी वही हो रहा है, एफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यू जिस भी ड्रग के ज़्यादा होंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिजीज लाइक CHF, that is cardiac heart failure, uremia and cirrhosis. These are the disease which also affect the rate of distribution or distribution towards the various body tissues. नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी भी अफेक्ट करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को। कैसे अफेक्ट करता है इसको भी समझ लीजिए। कोई भी ड्रग अगर जब तक लिपोफिलिक नहीं होगी वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब बात आता है ये प्लासेंटा क्या है। प्लासेंटा ये ऐसी एक, इसको अम्बिलिकल कोड भी कहते हैं, जो कि मदर प्रेग्नेंट वुमेन में जो बेबी को प्रेग्नेंट वुमेन से कनेक्ट करता है और वो प्लासेंटा के थ्रू ही उस वुमेन की जो भी न्यूट्रिएंट्स और जो भी मटेरियल होंगी जो एक्सचेंज करने होंगे उनके फीटस से और उनके बेबी से जो कि उनके स्टमक में होगा उनसे वो कर सकते हैं। तो वो ड्रग प्लासेंटा को क्रॉस तभी कर पाएगी। कोई भी ड्रग को अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन को दे देते हैं तो अगर वो ड्रग प्लासेंटा को क्रॉस तभी कर पाएगी जब वो लिपोफिलिक नेचर का होगा। तो लिपोफिलिक ड्रग इजली पास द प्लासेंटा। तो उस तरह के ड्रग अगर प्रेग्नेंट वुमेन में दे देते हैं तो मतलब वो प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ बेबी को भी अफेक्ट करेगा। अफेक्ट नहीं कर सकते हैं और बेबी के बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेट तो बढ़ गई। एक तो वो ड्रग को दे रहे थे मदर को, वो ड्रग मदर के ब्लड में सर्कुलेट हो गया, उसके साथ साथ वो प्लासेंटा को भी क्रॉस कर गया, प्लासेंटा को क्रॉस करके वो बेबी में भी चला गया, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या हो गई? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गई। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो अपने ड्रग्स और अपनी मेडिसिन अगर वो ले रही है तो वो ध्यान में रख के ले कि उनकी मेडिसिन हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। अगर वो लिपोफिलिक होगी तो वो उनके साथ साथ हो सकता है उनके बच्चों को भी अफेक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है BBB, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। देखिए जो भी ड्रग हाईली लिपोफिलिक होगा वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इजिली क्रॉस करेगा। तो कुछ ड्रग जैसे लिवोडोपा, प्रोप्रानोलोल एंड फाइसोस्टिग्मिन, ये सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हाईली लिपोफिलिक होते हैं, सो दे कैन इजिली क्रॉस आवर ब्लड ब्रेन बैरियर। जनरली कहाँ होते हैं ये? CNS में। और नेक्स्ट हमारा देखिए बगल में मैंने वही प्लासेंटा बैरियर को लिख दिया है। जो भी ज़्यादा लिपोइडल होगा वो इजिली पास हो जाएगा प्लासेंटा को, ठीक है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन रेट ज़्यादा होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा आ गया वही प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ जिस नोट से, ये हमारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो कि जनरली ये आप लोग खुद से समझ के लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेनेशन करके मैं नहीं लिखी हूँ जैसे हम लोग अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिखते हैं। या तो आप लोग हमारे वीडियो को सही समझ के उस टाइम ही नोट कर लीजिए हमारे स्टेटमेंट को, या फिर ये सब के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं, हमारे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में नोट्स एज अ PDF बना के हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.easyexplorepharma.online, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और ये नोट्स हमारे एज अ PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, नॉट अफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है हमारे ड्रग को। ये देख लीजिए, इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड दैट
एसिडिक ड्रग बाइंड्स टू एल्बुमिन, ध्यान से सुन लीजिए, एसिडिक ड्रग ऑलवेज बाइंड्स टू एल्बुमिन एंड बेसिक ड्रग ऑलवेज बाइंड्स टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला आगे कि जो एसिडिक ड्रग है वो हमेशा किससे बाइंड होते हैं, एल्बुमिन से। जितने भी एसिड ड्रग होंगे वो सारे एल्बुमिन से बाइंड करेंगे, जितने भी बेसिक ड्रग होंगे वो किससे बाइंड करेंगे, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। तो इससे पहले एक छोटा सा स्टोरी ये है, देखिए एक स्मॉल सा स्टोरी है कि एक 100 mg का ड्रग हम लोगों ने लिया है, उस 100 mg के ड्रग का 60 mg हमारे ब्लड में गया। अब हमारे 60 mg ब्लड से क्या हुआ कि 20 mg उस साइट ऑफ एक्शन पे गया जहां उसको काम करना था, 20 mg वहां पे गया जो जाके क्या हुआ, हमारे प्रोटीन से बाइंड हो गया और प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसके 10% टिश्यू में गए और बाकी 10% क्या हो गए, फ्री फॉर्म में रह गए। जो भी ड्रग फ्री फॉर्म में है वो अब कहाँ जाएगा, मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगा। जो भी ड्रग हमारे साइट ऑफ एक्शन में गए हैं वो कहाँ जाएगा, वो भी मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगा। जो भी ड्रग हमारे टिश्यूज में गए हैं वो कहाँ जाएंगे, मेटाबॉलिज्म के लिए जाएंगे। लेकिन जो ड्रग हमारे प्रोटीन से बाउंडेड हो गए हैं वो अब डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट कम था। क्योंकि अब ड्रग अकेला नहीं है, उसके साथ प्रोटीन है, तो अब क्या होगा, उसको प्रोटीन को छोड़ना पड़ेगा। प्रोटीन को छोड़ने के लिए वो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है। प्रोटीन को छोड़ने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा, फ्री फॉर्म में आना पड़ेगा। प्रोटीन को फ्री फॉर्म में छोड़ देगा, प्रोटीन अलग, अब ड्रग अलग, फिर यहाँ से ड्रग क्या हो जाएगा, हमारे मेटाबॉलिज्म कर लेंगे, ठीक है। और जो ड्रग हमारे टिश्यूज में थे वो ड्रग हमारे या तो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म के लिए जाएंगे, नहीं तो वो भी थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, प्लाज्मा से बाउंड हो जाएंगे और प्रोटीन प्लाज्मा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। उसके बाद फिर से ये फ्री फॉर्म में आएंगे और फिर से ये मेटाबॉलिज्म के लिए जाएंगे। तो ये था सिंपल सा स्टोरी नंबर 1, दैट इज कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन ये है कि 100 mg का जो ड्रग हम लोगों ने लिया है वो डायरेक्टली हमारे साइट ऑफ एक्शन के पास चला जाएगा, है ना। तो अब ये दोनों में खुद से सोचिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ए में ज़्यादा होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बी में ज़्यादा होगा। मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए में ज़्यादा होगा या फिर बी में ज़्यादा होगा। कहाँ पे इजीली जल्दी से हमारा ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुँच जाएगा और कहाँ बहुत लेट से पहुँचेगा। तो हम लोगों को रिजल्ट यही मिलेगा कि एक कंडीशन में जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, और बी में जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने गलत लिखा था, अब सही लिखा है। बी का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है। क्यों होगा कि वो तो बता ही चुकी। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, अब पहले ये भी समझ लें कि फ्री फॉर्म और बाइंड, ये बाइंडिंग और फ्री फॉर्म ये क्या चीज़ है ना। तो अगर कोई ड्रग हम लोग बोल रहे हैं कि कोई ड्रग फ्री फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, इट मीन्स दैट ड्रग विल नॉट बाउंड टू आवर प्लाज्मा प्रोटीन, दैट ड्रग इज नॉट बाउंडेड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। मतलब वो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा और तुरंत मेटाबॉलिज्म के लिए चला जाएगा। अब देखते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है। कोई भी ड्रग जैसे ही प्रोटीन के साथ बाउंड हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसको हम लोग, देखिए एक ड्रग है, ये ड्रग हमारे एक प्रोटीन के साथ बाउंड हो जा रहे हैं। अब जो ये ड्रग कैसा हो गया, प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग। तो अब ये ड्रग क्या हो गया, ये ड्रग हमारा फ्री फॉर्म में नहीं है, अब ये डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है। ये ड्रग जो कि यहाँ फ्री फॉर्म में था, अगर वो इस प्रोटीन से कंबाइंड नहीं करता तो ये डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के लिए जा सकता था। यही डिफरेंस है एक फ्री फॉर्म ड्रग में और एक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड ड्रग में।
अब आते हैं हम लोगों का 4D प्रिंसिपल। आखिर ये 4D प्रिंसिपल क्या है? बहुत ईजी है। 4D प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि उससे पहले एक एग्जाम्पल, अगर एस्पिरिन सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एस्पिरिन ये किससे बाइंड होगा? तो सबसे पहला आंसर आएगा एस्पिरिन एक एसिडिक ड्रग है, और एसिडिक ड्रग हमारा किससे बाइंड होता है? एल्बुमिन से। ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो एसिडिक ड्रग एस्पिरिन विल ऑलवेज बाइंड टू द एल्बुमिन, नॉट टू द अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, बिकॉज एस्पिरिन इज अ एसिडिक ड्रग एंड हैव द एफिनिटी टू बाइंड विद द एल्बुमिन। ठीक है, अब हम लोग का ये 4D क्या था? 4D यहाँ मतलब 4D आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट D हमारा आ गया, वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो भी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग हैं और ज़्यादा हैं, मतलब उनका लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा देर से अपना असर दिखाएंगे। ठीक है, अगर कोई ड्रग, अब पहला D तो खत्म, सेकेंड D क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग जहाँ भी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। थर्ड हमारा D है, वो है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले दो एग्जाम्पल लीजिए। सपोज एक क्विनिन है और एक डिगोटोसिन है। ये दोनों में क्या होता है? ये दोनों एसिडिक ड्रग है। ठीक है, तो दोनों की एफिनिटी है कि ये जाके एल्बुमिन के पास बाइंड करेगी, लेकिन ये क्यूनिन के पास क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एफिनिटी से बाउंड करेगी प्रोटीन से, और इतनी ज़्यादा एफिनिटी होगी कि ये डिगोटोसिन को पहले आराम से जाके डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ऐसे समझिए कि ये ड्रग, ये सपोज हमारा क्यूनिन है, क्यूनिन का बहुत ज़्यादा हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पोटेंट है। ठीक है, ज़्यादा एफिनिटी है इसके पास, तो ये क्या करेगी? और सपोज इसके रिसेप्टर है हमारा ये इसकी रिसेप्टर है बाउंड होने की। तो अब और एक और रिसेप्टर था जहाँ पे किसको बाउंड होना था? इस रिसेप्टर पे हम लोगों का डिगोटोसिन को बाइंड होना था। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी? इसके बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी है, मतलब ये आराम से जाएगा, अपने पे तो बाउंड हो ही जाएगा, आराम से जाएगा और इसको यहाँ से रिप्लेस करके खुद यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है, यानी बहुत ज़्यादा हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी रखने वाला ड्रग इजली रिप्लेस कर सकता है दूसरे बाउंडेड ड्रग को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीन डी खत्म हो गया। फर्स्ट था क्या? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सेकंड था डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड था डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ है हमारा दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्यों करते हैं? जब भी कोई पेशेंट जो किडनी फेलियर हो गया है उस केस में हम लोग डायलिसिस का यूज़ करते हैं ना, ताकि हम लोग उसका एक्सक्रीशन करा पाए। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि डायलिसिस इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर द ड्रग हैविंग हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर हम लोग डायलिसिस उस पेशेंट में कर रहे हैं जहाँ पे ड्रग बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वहाँ ड्रग प्रेजेंट है जो कि प्लाज्मा से बाइंडेड है, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रग है मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब वो थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, है ना, उनकी डायलिसिस करना आसान नहीं है। तो इस केस में डायलिसिस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर ज़्यादा हाईली इफेक्टिव ड्रग होगा हैविंग हाईली प्रोटीन बाइंडिंग, तो उसकी डायलिसिस इफेक्टिव नहीं हो पाएगी और उसकी डायलिसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये था हम लोगों का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो आई होप आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेटाबॉलिज्म को कवर करेंगे। देखिए, नेक्स्ट में कवर करने से पहले एक टॉपिक जो हमारा छूट रहा था वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एक बार डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर से वो अपने जगह पे आ रहा है जहाँ से वो गया था और फिर से आ रहा है, जा रहा है, इन आउट करते जा रहा है, उसको क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ गए? मतलब ड्रग विच इज हाईली लिपोफिलिक डिफ्यूज हाईली एंड रीचेस टू द सीएनएस। देखिए, एक एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। सपोज एक ड्रग है जो कि ज़्यादा लिपोफिलिक है, फॉर एग्जाम्पल थायोपेंटेन एंड डियाजेपम। ये ऐसे ड्रग है जो कि हाईली लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, तो ये इजिली क्रॉस कर जाएगा हमारे ब्लड, ब्रेन,
बैरियर दैट इज BBB, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे CNS के पास। CNS के पास पहुँचने के बाद वो अपना एक्शन दिखा देगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाईली लिपोफिलिक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहा है डिफ्यूज़ करने के लिए। वो जितना जल्दी जा रहा है उतना ही जल्दी वापस आना चाहेगा। तो फिर से क्या करेगा कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को फिर से क्रॉस कर जाएगा और फिर टिश्यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर टिश्यू से थोड़ी देर अंदर चला जाएगा, बाहर आएगा, बाहर अंदर ऐसे करेगा, मतलब कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, है ना। और एक बात समझ लीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन में हाफ लाइफ जो क्या होती है ड्रग की ज़्यादा होती है, लेकिन उसका एक्शन कम होगा। एक्शन कम इसलिए होगा क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे रह रहा है, बार बार अंदर बाहर मतलब डिफ्यूज़ कर रहा है ना। तो यही था हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट या फिर कुछ भी मिस्टेक्स लगे उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि हम लोगों को भी क्लैरिफाई हो जाए। ओके, अवेलेबल है ये सारे नोट्स एज अ PDF इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.easyexplorepharma.online से भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक्स अ लॉट।